Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about the heat stroke. What is the heat stroke? My name is Shanwaz Malik and you are watching my YouTube channel The Care Nurse, and welcome to all of you in this session, especially healthcare professionals and also general public. Basically, heat stroke is a most serious heat related illness. It's occur when the body can no longer control its temperature. The body temperatures rises rapidly, the sweating system and sweating mechanism of the body fails and body is unable to cool down itself. When heat stroke occurs, the body temperature rises to 106 Fahrenheit or higher within 10 to 20 minutes, 10 to 15 minutes. So this was the definition of the heat stroke for professionals. अभी इसके तीन पार्ट हैं. एक तो ये है कि ये हीट रिलेटेड स्ट्रोक है. ये आउटसाइड जो आउटर इन्वायरमेंट में जो हीट थी उसकी वजह से बॉडी का जो इंटरनल सिस्टम था वो ख़राब हुआ है. जो स्वेटिंग सिस्टम था, जो बॉडी को कूल करने का सिस्टम था, वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गया. ठीक है, बॉडी इटसेल्फ इस सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर पाई है और रेगुलेट नहीं कर पाई है, क्योंकि जो बॉडी को रेगुलेट करने वाला सिस्टम था, जो बॉडी में रेगुलेट करता था टेम्परेचर को, वो रेगुलेटर ख़राब हो गया और वो अब सिस्टम जो है ना वो बॉडी के कंट्रोल में नहीं है और ना बॉडी उस सिस्टम के कंट्रोल में है. अब होता क्या है, बेसिकली इसकी कॉजेज़ क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं और इसकी ट्रीटमेंट और इसकी मैनेजमेंट क्या है. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि सबसे पहले आपको कॉजेज़ का पता होना चाहिए कि कॉजेज़ क्या हैं. हीट स्ट्रोक क्यों होता है? हीट स्ट्रोक बेसिकली एक्सट्रीम हीट की वजह से होता है. जिन लोगों का डायरेक्टली सन एक्सपोजर में होता है, वर्किंग कर रहे होते हैं, डायरेक्टली उसके सन एक्सपोजर के साथ रिलेट कर रहे थे, यानी कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, हीट है, तो वो हीट में काम कर रहे होते हैं तो उनको जो है हीट स्ट्रोक हो जाता है. और एज है इसमें कि एज जो ओल्डर अडल्ट होते हैं वो ज़्यादातर इससे मुतासर हो सकते हैं. हीट स्ट्रोक हो सकता है उनको, क्योंकि वो ज़्यादातर अपने आप को सेफ़ नहीं कर पाते एज़ कम्पेयर टू यंग. ठीक है, वो जल्दी मुतासर हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो ज़्यादा देर हीट में रहेंगे या वो अपने आप को बचाने में नाकाम रहेंगे या वो ज़्यादा टाइम ले लेंगे तो उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट होने का ख़तरा है. और तीसरा, एथलीट्स, जो ऐसे यंग लोग जो डायरेक्टली सनलाइट की एक्सपोजर में हैं तो वो भी हीट हो सकते हैं, वो उनको भी हीट स्ट्रोक हो सकता है. और बच्चों को भी हो सकता है जो डायरेक्टली सनलाइट की एक्सपोजर में है. और फिज़िकल एक्टिविटी भी है इसका एक फैक्टर, यानी कि वो पेशेंट्स जो ऐसे केसेस हैं जो कि इतना अच्छा चल नहीं सकते, तो वो अगर ज़्यादा देर तक हीट में रहेंगे तो वो अपने आप को बचाने में और ज़्यादा टाइम ले लेंगे तो उनको भी हीट स्ट्रोक हो सकता है. अब हम आते हैं कि इसमें और क्या हो सकती है. पुअर हाइड्रेशन हो सकती है. सबसे बड़ा मेन जो फैक्ट है वो पुअर हाइड्रेशन है. अब पुअर हाइड्रेशन ये होगी कि पुअर हाइड्रेशन की वजह से जो बॉडी के अंदर निमकियात थे वो भी ख़ारिज हो जाएंगे और बॉडी लेथार्जिक हो जाएगी और जो बॉडी की जो वाइटल आर्गन थे हीट स्ट्रोक की वजह से उनकी परफ्यूजन कम हो जाएगी और पेशेंट अल्टीमेटली जो है ना अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है. ठीक है, उसके बाद सर्टन मेडिकेशंस हो सकती हैं. सर्टन मेडिकेशन से ये है कि ऐसी मेडिकेशन जो पेशेंट ले रहा है, जैसे डायबिटिक्स हो गई या CCF का पेशेंट अगर कोई है तो वो ले रहा है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक सनलाइट में रहा है, सन एक्सपोजर में रहा है, तो अब उस पेशेंट को बहुत जल्दी चांसेस हैं कि वो हीट स्ट्रोक हो जाएगा. क्यों कि एक तो
जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है वो पीक लेवल पर है, दूसरा उस पेशेंट ने डायरेटिक्स ली हुई हैं जिससे उसका जो पानी है वो ज़्यादा खारिज होगा बॉडी से, और दूसरा नमकियात भी ज़्यादा खारिज होंगे, और फिर जब हीट है होगी और हीट की वजह से भी नमकियात खारिज होंगे और पानी और खारिज होगा, तो वो जल्दी पेशेंट जो है ना वो हीट स्ट्रोक में जा सकता है ड्यू टू पुअर हाइड्रेशंस। ठीक है, उसके बाद मेरे पास है सिम्टम्स। अगर पेशेंट किन सिम्टम्स के साथ आते हैं जब पेशेंट को हीट स्ट्रोक होता है, तो सबसे पहले है कि हाई टेम्परेचर 104 से अबव टेम्परेचर होगा पेशेंट्स को, उसके बाद कंफ्यूज होगा पेशेंट, उसके बाद पेशेंट शैलो ब्रीदिंग के साथ प्रेजेंट होगा, उसके बाद हेडेक होगी, डिजीनेस होगी, नोज़िया होगा, वॉमिटिंग होगी, फ्लश्ड स्किन होगी, यानी कि उसकी स्किन जो होगी वो ड्रेन हो चुकी होगी, उसमें जो है ना वो डिहाइड्रेशन, स्वेयर डिहाइड्रेशन होगी, नो स्वेटिंग होगी, यानी कि जो उसका स्वेटिंग सिस्टम और मैकेनिज़्म था, जो स्वेटिंग सिस्टम था वो आउट ऑफ ऑर्डर हो चुका होगा, और उसके बाद क्रैम्प्स भी हो सकते हैं पेशेंट्स को ड्यू टू लॉस ऑफ नमकियात, यानी कि ड्यू टू लॉस ऑफ मिनरल्स। पेशेंट्स को जो है ना वो हो सकता है कि पेशेंट को मसल्स ट्विचिंग, मसल्स पेन, मसल्स क्रैम्प्स ये हो सकते हैं। और अब हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में ये है कि पेशेंट जो ही आए तो पेशेंट जहां आप देखें कि उसकी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या है। पहले मैं जनरल पब्लिक के लिए बता दूं, फिर प्रोफेशनल्स के लिए। जो ही आप देखें कि पेशेंट्स को हीट स्ट्रोक हो गया है तो सबसे पहले आप उसको एक्सपोज करें। एक्सपोज करके आप उसको जो भी वाटर अवेलेबल है आप उसके ऊपर वाटर फेंकें, ठीक है, वाटर डालें, उसको कोल्ड स्पंजिंग स्टार्ट करें। अगर आपके पास आइस पैक्स मौजूद हैं तो आप फौरी तौर पर उसकी जो है ना आर्म पिट्स में, इंट्राग्राइन और ओवर द बॉडी जो है ना आप उसको आइसिंग करें, ठीक है। आइसिंग का ये तरीका होता है कि आपने थोड़ी देर के लिए आइस की है, आइसिंग की है बॉडी में, तो फिर दोबारा से दूसरे हिस्से को टच किया आपने। एक ही जगह अगर आप आइस पैक रखेंगे तो पेशेंट को आइस बर्निंग हो सकती है, आइस बर्न हो सकता है पेशेंट्स को। इसलिए आपने इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है साथ साथ, ताकि पेशेंट की आइस बर्न न हो, स्किन बर्न न हो आइस से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पेशेंट को आप फ़ैन लगा सकते हैं। फ़ैन लगा के हवा लगाएं पेशेंट को आप फ्लूइड्स दें। अगर वो ओरली फ्लूइड ले रहा है तो आप उसको फ्लूइड दें, अगर ओरली नहीं ले रहा तो आप उसको आईवी लाइन मेंटेन करें, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को लिटा कर पेशेंट को फिट एंड एलिवेट करें, क्योंकि मे बी पेशेंट का प्रेशर कम हो, और पेशेंट का प्रेशर कम होगा तो आप जब फीट रेज़ करेंगे तो पेशेंट का जो प्रेशर है वो कम भी अगर हुआ तो उसकी जो ब्रेन की सर्कुलेशन है वो मुतासर नहीं होगी। इस तरह ब्रेन को सर्कुलेशन मिलेगी, ठीक है। ये थी ट्रीटमेंट जनरल पब्लिक के लिए, ठीक है। उसके क्लॉथ भी रिड्यूस कर देने। और प्रोफेशनल के लिए क्या है? प्रोफेशनल के लिए ये है कि पेशेंट जो ही आपके पास इमरजेंसी में दाखिल हो या इमरजेंसी में प्रेजेंट हो तो आपने सबसे पहले लार्ज आईवी कैनोलाज लगाने पेशेंट्स को। बहुत कैनोलाज आपने लगा देने, लार्ज बोर कैनोला लगाने, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को फोलिस कैथेटर पास कर देना है। उसके बाद पेशेंट को आपने आईवी लाइन भी ले लिया, फोलिस कैथेटर भी डाल दिया, और फिर पेशेंट को आपने एनजी कैथेटर डाल के तो पेशेंट इंटरनल कूलिंग स्टार्ट कर देनी है। यानी कि इंटरनल कूलिंग में आप पेशेंट को जो है ना वो ब्लैडर में भी पानी डाल सकते हैं, और उसके बाद आपने फिर वो करना है एब्डोमिनल भी आप जो है ना वो उसको पानी डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप थोड़े थोड़े वक्फे के बाद आप पेशेंट को पानी डालें और वो वाला पानी निकालें, फिर पानी डालें, फिर वो वाला पानी निकालें। यानी 5 से 10 मिनट आप वो पानी रखें, ठीक है, और फिर वो पानी निकाल के दूसरा पानी डालें। इस तरह आप चेंज करते रहें, ठीक है। और इस तरह पेशेंट की ये इंटरनल कूलिंग होगी। एक्सटर्नल कूलिंग में कोल्ड स्पंजिंग हो रही है, आइसिंग हो रही है, एयर पंखे से एयर दी गई है, ठीक है, और उसको फ्लूइड्स अटैच किए गए हैं। ये है एक्सटर्नल। और इंटरनल जो है ना वो आपने इस तरह करना है। इंटरनल आईवीज़ में भी आईवी भी इंटरनल में आ जाती है, और ब्लैडर में भी आ जाती है, और एनजी के थ्रू भी जो इंटरनल में आ जाती है। अब मेन कंपोनेंट ये है कि प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए कि आपको हीट स्ट्रोक ना हो।
देखिए, सबसे पहले कि आपने अवॉइड करना है किससे, डायरेक्टली सन एक्सपोजर से अवॉइड करना है। जो पीक लेवल होगा जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा है, आप अननेसेसरी घरों से बाहर ना निकलें, इंडोर स्टे करें, स्टे इंडोर रहें। और उसके बाद शेडो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पानी की बोतल साथ रख सकते हैं, अपने आप को स्टे हाइड्रेट, ठीक है। टेक ब्रेक्स, आप ब्रेक्स ले सकते हैं, आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद कुछ खा पी सकते हैं। उसके बाद आप ज़्यादा देर तक सन एक्सपोजर में ना काम करें। अगर आपको काम करना ज़रूरी भी है तो आप करें कि पेशेंट्स, अगर आपको काम करना ज़रूरी भी है तो आप सर के ऊपर कोई कपड़ा रख लें, सर के ऊपर कोई चादर रख लें, ठीक है, जिससे आप डायरेक्टली हीट ना हो और आपको जो सन एक्सपोजर ना हो। और अपने आप को हाइड्रेट रखें, अपने आप को शेडो में, छाँव में रखें, ठीक है। और अगर पार्किंग में है तो आप गाड़ी में ना बैठें, क्योंकि गाड़ी में अगर आप बैठेंगे तो आप थोड़ी देर के बाद फेंट हो सकते हैं, आपको सन एक्सपोजर की वजह से जो है हीट स्ट्रोक हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रिकॉशंस मेजर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करें ताकि आप बाकी जो ट्रीटमेंट्स हैं, मैनेजमेंट्स हैं और हॉस्पिटलाइजेशन है उससे आप बच जाएं। तीसरी बात यह है कि अगर आप ये पेशेंट्स को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने में नाकाम रहें, जिसमें फ़ैन है, जिसमें कपड़े उसके कम करके उसको एक्सपोज करके आपने कोल्ड स्पंजिंग स्टार्ट करनी है, अगर आप ये चीज़ें ना दे सकें तो आप फौरी तौर पर 1122 को कॉल करके, ये एक मेडिकल इमरजेंसी और एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, आपने फौरी तौर पर एम्बुलेंस सर्विसेज हासिल करनी है और हॉस्पिटल की तरफ रश करना है। फिर हॉस्पिटल में जो प्रोफेशनल स्टाफ है वो पेशेंट की लाइफ सेव करने में और उसको हीट स्ट्रोक से रिवाइव करने में बड़े हेल्पफुल हो जाएंगे, यानी कि वो पेशेंट को जल्दी रिवाइव कर लेंगे, ठीक है। ये था आज का मैसेज प्रोफेशनल्स के लिए और जनरल पब्लिक के लिए। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। विद टन्स ऑफ लव। अल्लाह हाफिज़।